नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर बोलते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है। जाहिर सी बात है, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा मंच है जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हो, वो देश क्या सोचता है, किस दिशा में जा रहा है, उसके बारे में यहां पर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो स्पीच दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप देख पाओगे कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है। चाइना को लेकर, पाकिस्तान को लेकर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से विश्व को किस तरफ बढ़ना चाहिए उसके बारे में भी बोला गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो मैं शॉर्ट में आपको ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे स्पीच का वो मैं बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी के लिए आपको पता होगा कि 3 दिन के दौरे पर अमेरिका गए हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ऑलरेडी न्यूयॉर्क के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रही है, उसमें स्पीच दिया जा रहा है। लेकिन उसके पहले 2 दिन तक आपको याद होगा वॉशिंगटन में थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वहां पर जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ हुआ था, क्वाड समिट हुआ था, आपको पता होगा। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। लेकिन अब मैं आता हूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखिए हर साल क्या होता है कि जो डिबेट होता है जहां पर वर्ल्ड के लीडर्स, अलग अलग देश के जो लीडर्स हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, तो जो उसको जनरल जो डिबेट कहते हैं उसका एक थीम होता है। इस बार का आप जो थीम देखोगे ये है आपका बिल्डिंग रिजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19। जाहिर सी बात है कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा एक समस्या था, पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 से ही रिलेटेड आपको इस बार का थीम मिलेगा। फर्दर यहां पर बोला गया है रीबिल्ड सस्टेनेबली, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people and revitalize the United Nations। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर सस्टेनेबिलिटी की बात कही जा रही है थीम के अंदर, प्लैनेट को किस तरफ से बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम फर्दर कैसे उसको मदद कर सकते हैं मजबूत करने के लिए। ये सारी चीजें यहां पर है। अब देखिएगा जो पूरा स्पीच होता है अलग अलग देशों के हेड के द्वारा दिया जाता है, तो सभी लोग तो वहां पर नहीं आ पाते। इस बार अगर आप देखोगे तो 109 जो हैं हेड ऑफ द स्टेट वहां पर आए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं तो फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो कि आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से दिया जाता है, तो उनकी संख्या 60 है। तो पाकिस्तान की तरफ से आपको याद होगा कल इमरान खान के द्वारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर चलाया गया था और उसके अंदर उन्होंने भारत के खिलाफ काफी कुछ बोला था, और इसी को लेकर आपको याद होगा आज ही मैंने सुबह वीडियो बनाया है जहां पर स्नेहा दुबे भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए काफी अच्छा रिप्लाई मैं कहूंगा उनके द्वारा दिया गया, और इसके ऊपर आज एक वीडियो मेरा आ चुका है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन आपको एक और चीज याद रखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2019 में बोले थे और अब जाकर 2021 में वापस से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2020 में कोई भी वहां पर नहीं गया था, सबका जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है वही चला था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो यहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या क्या कहा गया है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला है डेमोक्रेसी। जाहिर सी बात है जब भी भारत की बात आती है तो डेमोक्रेसी एक काफी बड़ा थीम होता है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये डेमोक्रेसी की ही ताकत है कि एक चाय वाला यहां पर प्रधानमंत्री बना हुआ है। कितनी बार मैंने यूनाइटेड नेशंस के मंच पर आकर बोला है ये डेमोक्रेसी की ताकत है। तो उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर्ड। तो बेसिकली उनका इशारा यही था कि विश्व को आगे बढ़ना है तो डेमोक्रेसी के माध्यम से ही बढ़ना चाहिए। इसके अलावा यहां पर डेमोक्रेसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बोला। बेसिकली आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है और उन्होंने बोला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक चीज को बोलते थे, दैट इज एकत्म मानव दर्शन। बेसिकली इसका मतलब होता है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। डेवलपमेंट जो जर्नी है वो हम सबको साथ लेकर चलनी चाहिए, तो पूरे विश्व को एक साथ चलना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ। यही उनके द्वारा यहां पर बताया गया है डेमोक्रेसी को लेकर। फर्दर यहां पर कोरोना वायरस, जाहिर सी बात है इसका मुद्दा तो आना ही था। तो कोरोना वायरस को लेकर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि पिछले 1.5 वर्षों से पूरा विश्व जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो पिछले 100 वर्षों में सबसे ज्यादा वर्स्ट है। जाहिर सी बात है, और इसी की वजह से उन्होंने सबसे पहले ट्रिब्यूट दिया कि जिन्होंने अपने जीवन को खोया है उन परिवारों को सांत्वना दी कि आपने अपने परिवार जिस भी मेंबर को खोया है उसके लिए मैं कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करता हूं। तो ये सारा चीज बोला गया, लेकिन साथ साथ उन्होंने चाइना की तरफ भी एक इशारा करते हुए बोला कि कहीं ना कहीं यहां पर जो कोविड पैंडेमिक है, जो वायरस ओरिजिन है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहां पर उनके द्वारा एक ये बताया जा रहा था कि देखिए भारत किस तरफ बढ़ रहा है। भारत का अगर आपको याद होगा रिसेंटली हमने यहां पर विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन बनाया था। आप देख सकते हो जाइडस कैडिला का ये वैक्सीन जो है, जो कि 12 वर्ष के ऊपर के सभी
आयु के लोगों को यहां पर दिया जा सकता है, मतलब बच्चों को भी दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन डीएनए वैक्सीन है जो कि विश्व का पहला है। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहो तो स्टडी IQ में सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि किस तरह से जो भारत के साइंटिस्ट हैं वो नस्ल वैक्सीन भी बना रहे हैं, और ये नस्ल वैक्सीन आपको पता होगा भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाया जा रहा है और बहुत जल्द इसका अप्रूवल मिलते ही मार्केट में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से वो कह रहे थे कि हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए यहां पर, ना कि कोरोना वायरस फैलाने की तरफ। इसके अलावा उन्होंने एक इन्विटेशन दिया पूरे विश्व को, पूरे विश्व के मैन्युफैक्चरर्स को बोला जो वैक्सीन बनाते हैं कि आप आइए, मेक वैक्सीन इन इंडिया। तो जिस तरह का नारा था मेक इन इंडिया, अब यहां पर उनके द्वारा यह नारा दिया गया है मेक वैक्सीन इन इंडिया। साथ ही साथ उनका कोरोना वायरस को लेकर यह कहना था कि जो कोरोना पैंडेमिक है उसने पूरे विश्व को यह सिखाया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ज्यादा डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा किस तरह से जैसे ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा, लोगों को रियलाइज हुआ, विश्व को रियलाइज हुआ कि कितना ज्यादा वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। एक कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना वो सही नहीं है, और इसी की वजह से जो भारत के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, वो इसी से इंस्पायर हुआ है कि हमें यहां पर जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर एक देश में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एक तरफ कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कभी भी इमरजेंसी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो पूरा विश्व खतरे में आ सकता है। तो ये सारी चीजें यहां पर कोरोना से रिलेटेड चीजों को लेकर बोला गया है। फर्दर यहां पर 75 सैटेलाइट्स की बात कही गई है। बेसिकली उनका कहना था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कि भारत इस समय 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है। आपको पता होगा आजादी का महोत्सव लेकर एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है, देश के अंदर अलग अलग चीजें की जा रही हैं। इसी के मौके पर जो इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा सैटेलाइट बनाए गए हैं, ऐसे 75 सैटेलाइट्स को भारत लॉन्च करेगा। तो इसका अनाउंसमेंट यहां पर यूनाइटेड नेशंस के मंच से किया गया है। फर्दर यहां पर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो जो क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन एनर्जी है, उसकी बात आती है, और इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो चाहता है कि यहां पर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बने। अब देखिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि किस तरह से भारत हाइड्रोजन हब बन सकता है, मतलब कि जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है और उसका जो इस्तेमाल है गाड़ियों से लेकर अलग अलग चीजों में, वो भारत किस तरह कर सकता है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो अच्छे से जी सके। जिस तरह का हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं वो हमें झेलना ना पड़े, क्योंकि बेसिकली वो ये कह रहे थे कि आज के जमाने में जब बहुत सारे थ्रेट बढ़ते जा रहे हैं, रिग्रेसिव जो थिंकिंग है और जो एक्सट्रीमिज्म है, इस तरह के जमाने में कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, और जो साइंटिफिक बेस्ड मेथड होता है, रैशनल होता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग होती है, उसके बेसिस पर हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। और इसीलिए भारत जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। तो ये यहां पर भारत के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बोला गया, और साथ ही साथ यहां पर जो पाइप्ड वाटर है उसको भी लेकर उन्होंने कहा है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे यहां पर कि पूरा विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो जो गरीब लोग हैं खासकर, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर पानी की काफी बड़ी समस्या होती जा रही है, जो क्लीन वाटर की हम बात करते हैं। और इसी चुनौती को निपटने के लिए भारत ने यहां पर कदम लिया है कि 17 करोड़, जी हां 17 करोड़ घरों तक जो पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर है वो हमने पहुंचाया है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में अगर इंप्रूवमेंट होगा तो पूरा विश्व धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेगा, और इसी के तर्ज पर यहां पर उनके द्वारा बोला गया। तो ये तो एक पूरा एक अलग मुद्दा हो गया। अब यहां पर जाहिर सी बात थी, काफी लोग का अंदाजा था कि टेररिज्म को लेकर जिस तरह से अफगानिस्तान में घटनाएं घटी हैं, क्या उसको लेकर बोला जाएगा। तो डेफिनेटली उन्होंने बोला है, और देखिए यहां पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है कि दोज यूजिंग टेररिज्म एज पॉलिटिकल टूल। तो जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि ये शब्द पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कि जो लोग सोचते हैं कि टेररिज्म को पॉलिटिकल टूल किस तरह इस्तेमाल करेंगे और भारत को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा देंगे और उनके देश में, उनके घरों में कुछ नहीं होगा, तो वो गलत सोचते हैं। जितना खतरा टेररिज्म का भारत के ऊपर है, उतना ही खतरा जो पड़ोसी देश है, ऑब्वियस सी बात है, उसको भी होगा। अगर टेररिस्ट को पनाह देगा तो उसका खतरा वहां पर भी होगा। तो इससे हमें यहां पर बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा साफ संकेत यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच में आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर कहा कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जो अफगानिस्तान की जमीन है, जो टेरिटरी है, उसको टेररिज्म फैलाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। यहां पर हमें इंश्योर करना होगा कि कोई भी दूसरा देश अफगानिस्तान की जमीन का गलत इस्तेमाल ना करे। आपने देखा रिसेंटली किस तरह से जो सरकार बनाई जा रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली दिख रहा है कि ISI के चीफ जा रहे हैं तालिबान, और रिसेंटली अगर आपने कल इमरान खान का स्पीच सुना होगा, वो यहां पर एक तरह से बढ़ावा दे रहे थे, तालिबान को एक
मौका मिलना चाहिए, वो शांति की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लिटरली लगता है, अभी आप उनके कर्मों को देखिए, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही है। अब देखिए यहां पर उनका यही कहना है कि हमें इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ह्यूमैनिटी। अफगानिस्तान के अंदर बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, वो हेल्प की गुहार कर रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए। तो पूरे विश्व की यहां पर चिंता यही होनी चाहिए कि किस तरह से हमारी जो ड्यूटीज हैं उनको मदद करने की, वो हम फुलफिल कर पाएं। ये क्लियर शब्दों में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। अब यहां पर अगर आप में से कोई सोच रहा है कि क्या चाइना को लेकर भी कुछ बोला है, देखिए कोई भी डायरेक्टली आपको देश का नाम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर ओशियन वाटर को लेकर क्लियरली बोला गया है। आपको पता होगा साउथ चाइना सी और जो पूरा पैसिफिक में टेंशंस बना रहता है, और साउथ चाइना सी जिस तरह से चाइना कहता है कि पूरा हमारा है, वो जाहिर सी बात है गलत है। और इसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का लाइफलाइन है वो है ओशियंस। ओशियंस के माध्यम से ही जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो होता है, और इसी की वजह से जो देश एक्सपेंशन के रेस में लगा हुआ है कि इतना वाटर हमारा होना चाहिए, ये पूरा एरिया हमारा होना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक वॉइस में बोलना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, रूल के हिसाब से अगर बोला जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होगा तो वहीं तक होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पूरा साउथ चाइना सी हमारा होगा। यही यहां पर संकेत दिया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और फाइनली उन्होंने यही कहा कि जो ओशन रिसोर्सेज है हमें उसको रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए रादर देन अब्यूजिंग इट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने स्पीच में बोली हैं। आई होप कि जो भी इसका सारांश था, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस को 2001 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। जब कोफी अन्नान थे ना, तो उनको प्लस ज्वाइंटली यूनाइटेड नेशंस को। क्या आप बता सकते हो किस वजह से यूनाइटेड नेशंस को 2001 में यहां पर नोबेल पीस प्राइज मिला था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।